नमस्कार, स्वागत है आपका पांच का पंच में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे शाम 5 बजे तक की 5 वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो पूरे दिन सुर्खियों में छाई रही। बारी बारी से आपको बताते हैं कौन सी वो 5 बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले बात होगी मिडिल ईस्ट के उस युद्ध की जिसके 100 दिन पूरे हो चुके हैं और तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। मार्विक ऑयल टैंक पर हॉर्मूज के पास अमेरिका ने हमला किया जिसमें कि 24 भारतीय सवार थे और इसके बाद अब ये एडवाइजरी जारी करते हुए सभी को वापस आने के लिए कहा गया है, सतर्क रहने के लिए कहा गया है। तो वही दूसरी खबर इंदौर से है जहां पर ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 5 दिवसीय ये सम्मेलन है। आज रूस के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत हुई है। किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है डिटेल में आपको बताएंगे। तीसरी खबर मध्य प्रदेश से ही है जहां पर मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हुई है। पल पल यहां पर नए बदलाव आ रहे हैं। विशेष विमान से कौन कहां जा रहा था वो भी बताएंगे। विमान को क्यों रोका गया, क्या फजीहत हो रही है कांग्रेस की, वो भी बताएंगे। वही राज्यसभा चुनाव के बाद बढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में कैबिनेट की बैठक हुई है। छत्तीसगढ़ में बिजली कंपनी अपना आईपीओ लाने जा रही है। कितनी बड़ी ये बात है, इसका क्या मतलब है, क्या मायने हैं, ये भी समझाने की कोशिश करेंगे। और पांचवी और आखिरी खबर होगी मध्य प्रदेश के कैबिनेट की खबर जहां पर मेट्रो की जो रफ्तार है उसको और गति मिलने वाली, क्योंकि इसका जो बजट था उसको बढ़ा दिया गया है 3000 करोड़ से। किस तरह का ये बजट है, कितना विस्तार होने जा रहा है, कितना इसका फायदा मिलेगा, इस पर भी डिटेल में बात करेंगे। तो इन पांचों खबरों पर बारी बारी से बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले मध्य प्रदेश की राज्यसभा की खबर से। राज्यसभा चुनाव को लेकर महेश केवट का नाम जैसे ही नामांकन के लिए सामने आया, नामांकन दाखिल किया, उसके बाद आज पूरे दिन सरगर्मियां तेज रही। बीजेपी जहां आरोप लगाती नजर आई कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने नामांकन में पूरी जानकारी नहीं दी, तो कांग्रेस ने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी के लिए विशेष इंतजाम किए। बकायदा चार्टर्ड प्लेन बुक किया गया, उनको बेंगलुरु ले जाने की तैयारी की गई। लेकिन इतना आसान कहा था कि उनको बेंगलुरु उड़ाकर ले जा सके। 4 घंटे तक पहले रोका गया कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो पूरे नहीं है, कागजात पूरे नहीं है, आप ऐसे ही उड़ान नहीं भर सकते हैं। तो कोशिश पूरी की कांग्रेस ने और भरसक प्रयास के बाद आखिरकार 4 घंटे के बाद चार्टर्ड प्लेन ने उड़ान भरी है बेंगलुरु के लिए। और इसके बाद मीनाक्षी नटराजन के मामले को लेकर जो शिकायत की गई थी निर्वाचन कार्यालय में जाकर, आपत्ति जताई गई थी, उस पर मीनाक्षी नटराजन ने ये कहा कि तेलंगाना में कानूनी मामले का जो जिक्र कर रही है बीजेपी, उसके बारे में जानकारी छुपाई नहीं गई है, जानकारी उसकी दे दी जाएगी। साइकोलॉजिकली वार बीजेपी कर रही है, जानबूझकर ऐसा कर रही है। इस दौरान विधानसभा परिसर में जमकर हंगामा हुआ। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस हाईकमान ने रणदीप सुरजेवाला को ऑब्जर्वर बनाया है। तो देखिए, महेश केवट का नाम तीसरे नामांकन के लिए दिया गया है। आंकड़ों की अगर बात करें बाजीगरी की, तो कहीं ना कहीं जिस तरह के आंकड़े बीजेपी के समर्थन में है, 2 सीटें उनको मिलना तो तय है और 1 सीट कांग्रेस के खाते में आना तय था। लेकिन अब इस पर संशय की स्थिति इसलिए बन गई है, दुविधा की स्थिति इसलिए बन गई है क्योंकि महेश केवट को बीजेपी ने उतार दिया है। और इस बीच हमारे साथ अनुराग मालवीय विधानसभा परिसर से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, ब्यूरो प्रमुख है, और साथ ही साथ अंकुश मौर्य एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो बारी बारी से दोनों का रुख करेंगे, दोनों से ही जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के हालात मध्य प्रदेश में बने हुए हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं अंकुश मौर्य का ही। अंकुश, जिस तरह से अब तक के उहापों की स्थिति थी, क्या अब उड़ान भर ली गई है फ्लाइट की तरफ से? क्या उड़ान भरते हुए तमाम जो विधायक है वो चले गए हैं या अभी भी वहां पर कुछ स्थितियां इस तरह की बनी हुई है कि उनको रोका गया है? कौन कौन शामिल हुआ, कितनी संख्या में ये विधायक है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी दीजिए।
देखिए, एयरपोर्ट के बाहर ये जो लॉबी दिख रही है, इस लॉबी में करीब 4 घंटे तक विधायक और उनके परिजनों को खड़ा रखा गया इस गर्मी में। ये बताया जा रहा था कि सूची में कोई दिक्कत है, सूची में कांग्रेस ने फेरबदल कर दिया। उसके बाद बात ये सामने आई कि एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना था कि वो जो फ्लाइट है जो कांग्रेस ने विशेष विमान बुलाया है उसको डोमेस्टिक की परमिशन नहीं है, वो विदेश उड़ान भर सकती है लेकिन देश में कहीं भी उड़ान नहीं भर सकती। ये सारी उहापोह की स्थिति बन गई और तमाम गहमा गहमी के बाद 4 घंटे बाद उन्हें अब विधायक और विधायक के परिजन को यहां से एंट्री मिली है। हमारे कैमरामैन साथी और थोड़ा होंगे कि तमाम विधायक जो है और उनके कांग्रेस के नेता हैं अभी वो लॉबी के अंदर जा पाए हैं, एयरपोर्ट में दाखिल हो पाए हैं। अभी उनका विशेष विमान उड़ान नहीं भरी है, करीब आधे घंटे का समय और लग सकता है कि विशेष विमान उड़ान अपनी भरे। लेकिन ये सारी कश्मकश 12 बजे से 5 बजे तक अभी भी एयरपोर्ट पर ही है विधायक और उनके परिजन। आपको बता दूं कि 38 विधायक और उनके परिजन इस विशेष विमान से जा रहे हैं। बाकी विधायक शाम को जाने की तैयारी कर रहे हैं, एक आध दिन में सारे विधायक शिफ्ट हो जाएंगे, ये दावा है। हम दिखा देते हैं कि अंदर की जो तस्वीरें हैं, अंदर आपको जयवर्धन सिंह हो, प्रियव्रत सिंह हो, अभी वही व्यवस्था बनाने में जुटे हुए हैं। एयरपोर्ट के अंदर भी कुछ ना कुछ जहूदत चल रही है और ये एक लंबी लड़ाई जैसी साबित हो गई कांग्रेस के लिए। और कांग्रेस नेताओं का सीधा आरोप है कि बीजेपी के दबाव में परेशान किया गया, घंटों खड़ा किया गया, धूप में खड़ा किया गया और उसके बाद एंट्री मिली तो अब वो अंदर लॉबी में खड़े दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल तो उनका विशेष विमान उड़ान भरने में लगभग आधे घंटे से घंटे भर का वक्त अभी और लग सकता है। बाकी और भी विधायक हैं जिनको बेंगलुरु पहुंचाया जाएगा। फिलहाल तो 38 विधायक ही जा रहे हैं बेंगलुरु। और चलिए अनुराग मालवीय का भी रुख कर लेते हैं। अनुराग जी, जिस तरह से शिकायत की गई थी, क्या इसके बाद अब इस शिकायत में कोई एक्शन लेने की बात कही जा रही है? क्या ये बात अब आगे और बढ़ने वाली है, क्योंकि नामांकन निरस्त करने की जो कोशिश है वो भी एक तरीके से दिखाई देती है? निश्चित रूप से अगर आप बात करें तो अब बहुत सारी संभावनाएं हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसको भी एक उम्मीद के तौर पे देख रही है। कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के अभी अंदर गए हैं। भाजपा के जो एक और प्रत्याशी है रजनीश अग्रवाल, वो भी अंदर पहुंचे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो दोनों ही पार्टियों के लीगल एडवाइजर्स की बात करें वो अंदर है, कांग्रेस जेपी दोनों के अंदर है, खुद मीनाक्षी नटराजन अंदर है। जिस तरह से ये आपत्ति दर्ज कराई गई है उसके बाद हंगामे की स्थिति बनने के बाद विधानसभा को अगर हम देखें तो सारे गेट्स विधानसभा के बंद कर दिए गए ताकि और ज्यादा कार्यकर्ता अंदर ना पहुंच पाए। मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, अंदर आप देखेंगे कई बड़ी संख्या में दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता यहाँ अंदर है और उसके बाद में विधानसभा के दोनों गेट्स पर बंद किया गया है सुरक्षा की दृष्टि से। लेकिन आपत्ति टेक्निकली कितनी स्ट्रांग होनी है ये समझने की बात होगी। और इस लिहाज से अगर हम बात करें तो आपत्ति इस बात की है कि एक पर्टिकुलर क्राइम रिकॉर्ड की बात है, एक आपराधिक प्रकरण की बात है, जो भाजपा का कहना है कि जिसकी जानकारी मीनाक्षी नटराजन ने अपने नामांकन फॉर्म में नहीं दी है, जो कि आवश्यक हो जाता है। हालांकि मीनाक्षी नटराजन भी इस मामले में बात हुई है, उनका स्पष्ट रूप से कहना यह है कि एक तरह से दबाव बनाने की सियासत है। अब पूरा की पूरा मसला इलेक्शन कमीशन पे चला जाता है, रिटर्निंग ऑफिसर पे चला जाता है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर कुछ भी थोड़ा भी इसमें टेक्निकल अगर आ रहा है तो इसका एक बड़ा फायदा महेश केवट को मिल सकता है। बिल्कुल, आज स्क्रूटनी का दिन है, ऐसे में अब स्क्रूटनी में अगर कुछ दिक्कत आती है तो नियम भी कहीं ना कहीं इसमें कुछ एक्शन लेने के लिए क्या कहते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है कि ऑटोमेटिकली उनका नामांकन निरस्त हो जाए, क्योंकि नियम भी तो सख्त होते हैं। बिल्कुल, देखिए अगर हम चुनाव आयोग की बात करें और समयबद्ध तरीके से अगर आपत्ति दर्ज कराई जाती है और वो सही पाई जाती है तो एक बहुत बड़ी मुश्किल मीनाक्षी नटराजन के लिए यहाँ हो सकती है, क्योंकि ये एक तरह की लापरवाही भी है। क्योंकि हम जिस तरह से हम मीनाक्षी नटराजन की बात को सुने आपत्ति के बाद की, तो वो भी शायद ये मान रही हैं कि हाँ कुछ छूटा है और इसका मतलब ही ये होता है कि आपने जानकारी पूरी नहीं भरी। लेकिन कितना कंसिडरेशन में आता है ये कि हमें बाकी की जानकारी देने का वक्त दिया जाए, समय दिया जाए, या फिर इसको ये माना जाएगा कि इसे छुपाया गया है। ये जो परिस्थिति है ये इसमें ही सबसे बड़ा फैसला होगा और ये पूरा की पूरा मामला अब पूरी तरह से ये गेंद इलेक्शन कमीशन के पाले में चली जाती है। जी
सनी। बिल्कुल, चलिए वापस आएंगे आपके पास। अंकुश मौर्य का दोबारा से रुख कर लेते हैं। अंकुश, वहां पर कौन कौन से विधायक मौजूद है और बड़े नेताओं में कौन कौन वहां पर उनके साथ मौजूद है, और कब तक ये फ्लाइट उड़ान भरेगी, और जो बाकी बचे हुए जो विधायक हैं उनको कब तक भेजा जाएगा, उसके बारे में कोई जानकारी? क्या उनके लिए भी कोई प्राइवेट जेट बुक किया गया है? क्या वो आज ही जाएंगे या कल जाएंगे? कौन उनके साथ फिलहाल रुका हुआ है? देखिए, अभी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार बेंगलुरु के लिए रवाना नहीं हुए हैं। बाकी विधायकों के साथ वो आएंगे। रेगुलर फ्लाइट से भी बेंगलुरु जाने की तैयारी है। शाम को जो रेगुलर फ्लाइट होती है उससे जाने की तैयारी है। और बता दूं आपको कि तमाम जो विधायक हैं इनके साथ प्रदेश प्रभारी हैं हरीश चौधरी, जयवर्धन सिंह जो पूर्व मंत्री हैं वो लीड कर रहे हैं पूरे मामले को, प्रियव्रत सिंह हैं, ये तमाम जो नेता हैं ये इनके साथ जा रहे हैं। प्रियव्रत सिंह फिलहाल विधायक नहीं है लेकिन वो भी साथ जा रहे हैं। हरीश चौधरी खुद जा रहे हैं प्रदेश प्रभारी उनका नेतृत्व करते हुए। तो जाहिर सी बात है ये जो पहली फ्लाइट है 38 विधायकों को लेकर उड़ेगी। उसके बाद जो है अब टुकड़े टुकड़ों में विधायक जाएंगे। एक और बात बता दूं कि कल फूल सिंह बरैया मना कर रहे थे कि मैं नहीं जाऊंगा बेंगलुरु, लेकिन आपको दिख रहे होंगे कि हमारे कैमरामैन साथी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि फूल सिंह बरैया भी एयरपोर्ट पहुंचे और वो दाखिल हो चुके हैं। अब वो टर्मिनल में खड़े हुए हैं, चर्चाएं कर रहे हैं। सुनील उइके उनके साथ नजर आ रहे हैं जो जुन्नार देव से विधायक हैं। तमाम विधायक हैं पहुंच चुके हैं। इनको लीड करने के लिए सज्जन सिंह वर्मा भी नजर आ रहे हैं। सज्जन सिंह वर्मा भी साथ जा रहे हैं सभी विधायकों के। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस ने केवल विधायकों को नहीं, उनके साथ प्रदेश नेतृत्व के बड़े नेताओं को भी भेजा जा रहा है ताकि वहां कोई असुविधा ना हो। और एक लंबी लड़ाई के बाद अब इन्हें एयरपोर्ट के अंदर एंट्री मिली है। अब इनकी फ्लाइट उड़ान भरने में लगभग 1 घंटे से ज्यादा समय भी लग सकता है, लेकिन इतनी सुकून की बात, इतनी राहत की बात है कि इनको बैठने की जगह मिल गई है, एसी मिल गया है। नहीं तो ये बाहर इस लॉबी में करीब 4 घंटे तक खड़े। ये जो मामला है बेहद गंभीर है। आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। साथ साथ अनुराग मालवीय जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक तरफ मीनाक्षी लेखी के नामांकन को लेकर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, तो दूसरी ओर विधायकों को ले जाने की तैयारी की जा रही, जो कि अब तक उड़ान नहीं भर पाए। पूरी तरह से बेबुनियाद है और अभी हम लोग इस साइकोलॉजिकल वॉर ये जो करना चाहते हैं उसका जवाब मिलेगा। तेलंगाना का कोई मामला आपने छुपाया है? कोई मामला नहीं छुपा। और रुक करते अगली खबर का। मिडिल ईस्ट में चल रहे ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अमेरिका के हमले की वजह से मार्विक ऑयल टैंकर पर जो हमला हुआ है मिसाइल से, उसमें जो नुकसान हुआ है वो तो नुकसान हुआ है, लेकिन 24 भारतीय उस पर सवार थे, जिसके बाद अब विदेश मंत्रालय ने इस पर प्रतिक्रिया दी है और एक तरीके से एडवाइजरी जारी करते हुए उन लोगों को वापस भारत बुला लिया है। तो जिस तरह का लगातार तनाव का माहौल बना हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में और इन देशों के बीच में, अब उसमें ये तनाव कम होने के बदले बढ़ता जा रहा है। भारतीय नौसेना ने सुरक्षित तमाम 24 भारतीयों को बचा लिया है और ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। हॉर्मूज में हुए ऑयल टैंकर पर अटैक को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी और कहा है कि पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर भारत को गहरा अफसोस है। ये घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। अब तक 100 दिनों से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है इस तनाव को लेकर, इस झगड़े को लेकर, युद्ध को लेकर। और रुक करते हैं इंदौर की उस खबर का, जहां पर ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 5 दिवसीय इस कृषि सम्मेलन में तमाम 21 देशों के जो प्रतिनिधि है वो पहुंचे हुए हैं। पहले दिन भारत और रशिया के जो अधिकारी थे उनके बीच कृषि और अन्य विषयों को लेकर बातचीत हुई है। उन्नत कृषि कैसे की जा सकती है, किसानी को कैसे मुनाफे का सौदा बनाया जा सकता है, भविष्य में इन देशों के बीच क्या क्या बड़े समझौते हो सकते हैं, क्या बेहतर हो सकता है, इस दिशा में बातचीत हुई है। जलवायु लचीलापन और खेती को लेकर, बाजार पहुंच जैसे विषयों को लेकर, खाद्य सुरक्षा को लेकर, आपूर्ति की श्रृंखला को लेकर बातचीत हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ब्रिक्स आज वैश्विक कृषि और खाद्य सुरक्षा का प्रभावशाली मंच बन चुका है। सम्मेलन में
कृषि अनुसंधान, किसानों की आय बढ़ाने, आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल को लेकर खास तौर पर बातचीत हुई है। हालांकि यहाँ पर यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है कि जो खाद आती है किसानों की, डीएपी और यूरिया जो आता है वो रूस से आता है। ऐसे में क्या इस पर भी कोई समझौता होता है क्या, ये देखना होगा, क्योंकि अभी जिस तरह के हालात बने हुए हैं यूक्रेन, रूस और इधर ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच, उसकी वजह से जो आयात निर्यात है वो प्रभावित हुआ है और एक बड़ी भूमिका खाद के लिए डीएपी की और यूरिया की होती है। ऐसे में क्या इस संबंध में कोई बड़ा समझौता या कोई डील हो पाती है क्या, ये देखना होगा। रुक करते तीसरी खबर का, जो कि छत्तीसगढ़ से है, जहां पर साय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई है और इसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण फैसला ये रहा कि अब छत्तीसगढ़ की जो बिजली कंपनी है वो आईपीओ लाने जा रही है और जिसके लिए अप्रूवल मिल चुका है। इसके अलावा भी कई अहम फैसले लिए गए हैं साय कैबिनेट की बैठक में। तो क्या क्या वो बड़े फैसले लिए गए हैं, डिटेल में आपको बता देते हैं। तो स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करने के लिए मंजूरी मिल चुकी है। वहीं खरीफ किसानों को बढ़ावा देने के लिए खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दी गई है। खरीफ किसानों को 15,000 प्रति एकड़ की मदद दी जाएगी। योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस तरह कैबिनेट की बैठक में कई फैसलों पर मंजूरी दे दी गई है। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, अब पावर कंपनी का आईपीओ आने जा रहा है, ऐसे में कब ये लिस्टेड होगा, कितने अमाउंट का ये आईपीओ लाने की तैयारी है और इसके अलावा क्या बड़े फैसले लिए गए हैं? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई और सबसे महत्वपूर्ण फैसला कृषक उन्नति योजना के स्वरूप में बदलाव को लेकर किया गया। अब दलहन, तिलहन, कोदो, कुटकी, रागी के जो किसान है उन्हें आदान सहायता दी जाएगी। 15,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता दी जाएगी। तो कुल मिलाकर खान पर निर्भरता कम करने के लिए फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए ये साय सरकार का बेहद महत्वपूर्ण फैसला। इससे किसानों को लाभ होगा। 10 से 15 लाख ऐसे किसान हैं जो दलहन, तिलहन, कोदो, कुटकी, रागी का फसल देते हैं, उन्हें सीधे तौर पर इससे फायदा होगा। साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसमें गरीबों को राशन जो है वो के माध्यम से चना जो है वो मिलता रहेगा। ई ऑक्शन के माध्यम से खरीदी की जाएगी। इसी के साथ साथ योग को शिक्षा विभाग के अधीन करने का फैसला लिया गया है। 4 बड़े शहरों में 240 इलेक्ट्रिक बसों के परिवहन का भी फैसला लिया गया है। संचालन और परिवहन का फैसला लिया गया। साथ ही साथ CSPTCL यानी छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को शेयर बाजार में लिस्टेड करने की मंजूरी दी है। पावर ट्रांसमिशन कंपनी का आईपीओ आएगा तो इससे भी कहीं ना कहीं लाभ होगा। और साथ ही साथ जो नया रायपुर में जमीन की खरीदी पर स्टाम्प ड्यूटी छूट है उसको मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है। खरीद परिवहन के वाहनों में ट्रैकिंग सिस्टम और RFID टैग अनिवार्य कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ खनिज नियम 2009 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। तो इस तरह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। लेकिन कृषक उन्नति योजना में स्वरूप बदलने और आदान सहायता में परिवर्तन और वृद्धि का जो फैसला है वो बेहद महत्वपूर्ण है। जी बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। छत्तीसगढ़ के बाद रुक करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां पर कैबिनेट की बैठक में भोपाल इंदौर मेट्रो परियोजनाओं में बढ़ी हुई लागत को लेकर मंजूरी दे दी गई है। और जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है तो निर्माण का भी जो खर्चा है वो बढ़ गया है और इसीलिए अब इसके बढ़े हुए खर्चे को अप्रूवल दे दिया गया है। तो 3,092 करोड़ रुपए की जो लागत है उसको बढ़ा दिया गया है। 6,941 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट था वो बढ़कर अब 10,033 करोड़ रुपए का हो चुका है। 30 किलोमीटर की मेट्रो लाइन अगले 2 सालों में पूरी करने की संभावनाएं बताई जा रही है। वहीं राज्य सरकार ने मंडी टैक्स 1% से बढ़ाकर 1.5% कर दिया है और जिससे करीबन 835 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय हो पाएगी शासन को। ये राशि अधोसंरचना विकास, गौ संवर्धन पर खर्च की जाएगी।
किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करने के लिए प्रत्येक जिले में कार्यशाला आयोजित की जाएगी। प्राकृतिक खेती को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स सम्मेलन में भी शामिल किया गया। तो जिस तरह से कैबिनेट की बैठक हुई है, इसमें एक और जानकारी आपको ये भी दे दें कि आने वाले समय में 1800 करोड़ रुपए का कर्ज भी मध्य प्रदेश शासन लेने जा रहा है और लगातार कर्जे पे कर्जा लिया जा रहा है। जाहिर सी बात है, इन परियोजनाओं के लिए भी पैसे की जरूरत है और ऐसे में अब एक बार फिर से 6वीं 7वीं बार लगभग ये कर्जा लिया जा रहा है। लगभग हर महीने मध्य प्रदेश शासन कर्जा ले रहा है। ऐसे में आने वाले समय में किस तरह से वित्तीय प्रबंधन किया जाएगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा, क्योंकि परियोजनाओं को मंजूरी दी जा रही है, कई तरह की सब्सिडी दी जा रही है, कई तरह की योजनाओं के तहत पैसे हितग्राहियों के खातों में दिए जा रहे हैं, लेकिन इसका सीधा सीधा असर वित्तीय प्रबंधन पर पड़ रहा है और इसका जो वित्तीय प्रबंधन हो रहा है वो किस तरह से आगे बैलेंस होगा, मैनेज होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। तो मंडी टैक्स जरूर बढ़ा दिया गया है, आय का एक नया स्रोत खड़ा करने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन इससे कितना आय का जो बैलेंस है, जो लोन और जो कर्जा हमारे ऊपर है, उसको लेकर जो आमदनी है वो कितनी बढ़ पाएगी, ये देखना होगा। तो 30 किलोमीटर मेट्रो लाइन को 2 साल में पूरा करना है और मुख्यमंत्री ने इन कामों को तेजी से पूरा करने के लिए निर्देशित किया है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।